कि स्कैनर कहाँ है, उसने स्कैन किया और मनी ट्रांसफर कर दिया सामने वाले के अकाउंट में। इस पैसे को ना कोई देख पा रहा है, इस पैसे को ना कोई छू पा रहा है, मगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ये इजीली ट्रांसफर हो गया। यही है इलेक्ट्रॉनिक मनी। और अगर हम लोग एक कदम और आगे बढ़े तो हम लोग पहुंच जाएंगे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। जी हाँ, आज के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, मगर कल आपको इसको समझना ही पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी भी उसी तरह का मनी है, वर्चुअल मनी, जो दिखाई नहीं देता, जिसे आप छू नहीं पाते, लेकिन हाँ, ट्रांजेक्शन हो जाता है। ट्रांजेक्शन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। ट्रांजेक्शन एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन तक आप कर सकते हैं, आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, किसी और के अकाउंट से आपके अकाउंट में। और यही है क्रिप्टो करेंसी। जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, वहाँ जो पैसे हैं वो इंडियन रुपीज में होते हैं, मतलब वो इंडिया के लिए वैलिड होते हैं। मगर आप ग्लोबल बात करें तो वहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है वहां काम नहीं आता, वहां पर काम आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दुनिया की पूरी वैल्यू है। एक क्रिप्टो करेंसी की पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से वैल्यूज होती है। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक तकनीक को। जो तकनीक है ब्लॉकचेन। जी हाँ, ब्लॉकचेन दो वर्ड से बना है, पहला है ब्लॉक, दूसरा है चेन। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। जिस किराने की दुकान की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर एक बच्चा आया, 7 रुपए की टॉफी खरीद करके गया, क्या आप जानते हैं उसको चलाने के लिए कितना मेहनत होता है? जी हाँ, उसके पास एक रजिस्टर होती है जिसमें ये लिखा होता है कि उसके पास कितना सामान आया था, कितना सामान गया, कहाँ से सामान आया, कहाँ गया, कब आया था, कब गया, ये सब सारा डिटेल्स लिखा रहता है। और इस डिटेल्स को, जो एक एक चीज लिखा रहता है, एक एक ट्रांजेक्शन लिखा रहता है, इसे हम लोग कहते हैं बही खाता या फिर लेजर। आपके सामने एक रजिस्टर रखा है, उस रजिस्टर में इसे मेंटेन किया जाता है, एक एक चीज का एक एक नोट्स बनता है, एक एक ट्रांजेक्शन होता है। और हर एक पेज की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। एक पेज में मान लीजिए अगर मैंने 10 ट्रांजेक्शन लिखा है, तो मुझे 10 ट्रांजेक्शन के बाद दूसरा पेज यूज करना पड़ेगा, और दूसरा पेज खत्म होने के बाद मुझे तीसरा पेज यूज करना पड़ेगा, और इसी तरह से ये रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर इस चीज को हम लोग डिजिटल कर दें तो वो बन जाएगा ब्लॉकचेन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर इस रजिस्टर को मैं डिजिटल कर दूं तो ये बन जाएगा ब्लॉकचेन। आप सोचिए, इसका जो एक पेज है उसे एक ब्लॉक समझ लीजिए, एक पेज के अंदर जो ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं उसे आप इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग उसे हटा करके दूसरा ब्लॉक ले आएंगे और उसमें ट्रांजैक्शंस लिखना शुरू करेंगे। जब वो कंप्लीट होगा तो हम लोग तीसरा ब्लॉक ले आएंगे। इसी तरह से एक ब्लॉक्स की जब श्रृंखला बन जाती है तो उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। आइए देखते हैं, अगर इस रजिस्टर को हम डिजिटल कर दें तो ये किस तरह का दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके मोबाइल फोन पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। ये एक डिजिटल तरह का लेजर है। जी हाँ, एक एक पन्ना जो था उसे अगर डिजिटल कर दिया गया तो वो इस तरह का दिखाई देने लग गया। इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, सब में एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। ये ट्रांजेक्शन 3 तरह का होता है। सबसे पहले इसमें नोट डाउन जो होता है वो होता है एक्चुअल ट्रांजेक्शन, जो आपने किया, कितना कॉइन्स परचेज किया या कितने ट्रांजेक्शन किए। दूसरा होता है हैश। हैश होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपके फिंगरप्रिंट्स की तरह बिल्कुल यूनिक होता है। एक हैश दूसरे हैश के साथ मैच नहीं करता, और इसीलिए आप अपने ट्रांजैक्शन को इजीली ढूंढ पाते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें प्रीवियस हैश, मतलब कि पहले वाले ट्रांजैक्शंस का भी कुछ हैश उसमें लिखा रहता है, ताकि उसे चेन में स्थापित किया जा सके और एक श्रृंखला बना दी जा सके। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक लगा है, दूसरे के बाद तीसरा लगा है, और ये सारे आपस में ज्वाइंट है। जिस लेजर की हम बात कर रहे थे उसे अगर हम डिजिटल कर दें तो वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। आइए यहाँ पर हम लोग इसे और समझने की कोशिश करते हैं। एक कंप्यूटर पर अगर एक ट्रांजैक्शन लिखा गया, वो एक ब्लॉक पर चला गया, वो ब्लॉक से वो कई कंप्यूटर्स पर एक साथ प्रसारित हो गया, जिसे हम नोड्स कहते हैं। सारे कंप्यूटर्स अगर उसे वेरीफाई कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और वो ब्लॉक भर जाएगा। जैसे ही वो ब्लॉक भरेगा, वो जाकर के पहले वाले ब्लॉक के साथ जुड़ जाएगा और इसी तरह से एक चैनल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है वो समझिए। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक इंफॉर्मेशन और सूचनाओं का संग्रह है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं, और जिसे क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, मतलब टाइम फ्रेम के साथ, टाइम स्टम्प के साथ उसे लगा दिया जाता है और एक के पीछे एक रख दिया जाता है। जिस तरह से एक चैनल बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, इसी श्रृंखला को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल डिजिटल दस्तावेजों को एक खास समय पर एक टाइम फ्रेम के साथ फिक्स करना होता है। आइए समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन क्या एडवांटेजेस लेकर के आता है। देखिए, मैंने आपको बताया
ब्लॉकचेन जो है उसमें जब इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो वो बहुत सारे कंप्यूटर्स पर एक साथ प्रसारित हो जाता है, इसलिए वो सेफ है, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जी हाँ, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो विकेंद्रित होता है, जो केंद्रित नहीं हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं, तो क्या आप वो 10,000 रुपए को उठा करके अपने ऊपर वाले पॉकेट में एक जगह रखेंगे? पूरे परिवार की जो खर्चा है, मान लीजिए अगर आपको पूरे परिवार के लिए 10,000 रुपए लिए हैं और वो 10,000 रुपए को क्या आप अपने एक पॉकेट में उठा करके रखेंगे? जी नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। आप कुछ पैसे ऊपर रखेंगे, कुछ पैसे नीचे रखेंगे और हो सकता है कुछ पैसे अपनी वाइफ को भी दे दें। तो इस तरह से आपने क्या किया? आपने केंद्रित होने से बजाय विकेंद्रित हो गए, मतलब कि पैसों को 2-3 जगह पर रख दिए, और यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसी तरह से एक ब्लॉकचेन में जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो एक जगह सिर्फ केंद्रित नहीं होकर के बहुत सारे जगह पर हो जाता है। मान लीजिए अगर एक कंप्यूटर खराब हो भी गया, तो दूसरे कंप्यूटर से उसका इन्फॉर्मेशन निकल सकता है। दूसरे से नहीं तो तीसरे से, तीसरे से नहीं तो चौथे से। अगर कंप्यूटर खराब होगा भी, तो पूरी दुनिया का कंप्यूटर एक साथ खराब होना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसीलिए ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज्यादा सेफ होता है। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल है, और इसमें जो डेटा फीड की जाती है वो टाइम स्टैम्प के साथ फीड की जाती है, इसीलिए उसे बदल पाना, चेंज कर पाना ये लगभग लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ पर टाइम फ्रेम के साथ अगर इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, तो इसलिए उसे पुराने से पुराने इन्फॉर्मेशन को भी ढूंढ करके निकाल पाना ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे पुराने से पुराने इन्फॉर्मेशन अगर फीड किए गए हैं तो उसे इजिली निकाला जा सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा तेज। इसका मतलब ये है कि पलक झपकते ही काम हो जाता है, घंटों का काम मिनटों में। ये 1 सेकंड के अंदर 2,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकती है। अगर आप इसे लिखने बैठेंगे तो यकीन मानिए आपकी पूरी उम्र पार हो जाएगी, मगर आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये काफी ज्यादा रिलायबल है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। यूनिक आपके फिंगरप्रिंट्स के जैसा। जिस तरह से मेरा फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं हो सकता, उसी तरह से एक हैश दूसरे हैश के साथ मैच नहीं हो सकता। मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ मैच नहीं हो सकता, और इसीलिए इस पर आप विश्वास कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा यूनिक होता है। ब्लॉकचेन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इसी तकनीक पर काम करती है, और जो क्रिप्टो करेंसी है सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है। जैसे कि पहला है रियल एस्टेट। जी हाँ, नोटरी, जहाँ पर जमीन की खरीद बिक्री होती है, वहां पर भी ब्लॉकचेन को यूज किया जा रहा है। और नेक्स्ट बात करें तो वो है हेल्थ सेक्टर। अगर हम लोग पेशेंट का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में डाल दें तो एक पेशेंट का क्या रिकॉर्ड्स है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमें आसानी से मिल सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी इसका बहुत सारा यूज हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा सेफ भी है और उस पर विश्वास भी किया जा सकता है। अब आइए समझते हैं सेकेंड पार्ट में कि फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में डिफरेंसेस क्या है। फिएट करेंसी मतलब वही करेंसी जो आपके पॉकेट में है, 500 200 के नोट जिसमें महात्मा गांधी का फोटो बना है, और क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सरकार जो किसी भी कंट्री की सरकार होती है, जैसे कि 2017 का वो दिन आपको याद होगा जब रात को 8 बजे सरकार ने कहा था कि रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि आपको उसके अगले ही दिन बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ा था, चाहे वो एटीएम का लाइन हो, चाहे वो बैंक का लाइन हो। ऐसा क्यों हुआ था वो समझने की कोशिश कीजिए। क्यों हुआ था? इसलिए क्योंकि उस पर मालिकाना अधिकार था हमारे सरकार का। सरकार ने उसे बनाया तो उस पर मालिकाना अधिकार सरकार का हो गया। वो जब चाहे उसे बंद कर दे, जब चाहे उसे चला दे। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उस पर किसी का भी मालिकाना अधिकार नहीं होता। ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयड की जाती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है ब्लॉकचेन पर लगाना। ये लगाने वाली जो भाषा है, इसे एक टर्म दिया गया है जिससे हम लोग डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो जो फिएट करेंसी होती है उसे गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयड की जाती है। किसी भी फिएट करेंसी का मतलब किसी भी कंट्री के रुपीस का, उसका जो वैल्यू होता है या रेट होता है वो डिपेंड करता है उस कंट्री के गोल्ड स्टॉक्स पर। उसके पास कितना सोना है, उसके शेयर मार्केट का क्या वैल्यू है, उसकी जीडीपी कितनी है, ये सब चीज का तालमेल निकाल करके उसका रेट बनाया जाता है कि वो दुनिया में कैसे चलेगा। लेकिन कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिर्फ डिपेंड करती है उसकी डिमांड और सप्लाई से। जी हाँ, जितना डिमांड होगा उतना ही ज्यादा उसका रेट होगा। अगर सप्लाई कम होगी तो रेट और बढ़ता चला जाएगा।
जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है, डिप्लॉयड होती है, वो एक लिमिटेड नंबर्स पर होती है और डिमांड और सप्लाई इसी रोल पर काम करता है। एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि अगर कभी छुट्टी का टाइम हो, सपोज दैट कि संडे हो, सैटरडे हो, सेकंड सैटरडे हो, या फिर कोई वीकेंड हो, या फिर कोई फंक्शंस आने वाला हो, उस वक्त में सब सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस सबकी छुट्टी हो जाती है। और उस वक्त अगर आप होटल बुक करें या फिर अगर आप कोई घूमने की जगह पर जाएं, तो वहां पर आपको जगह नहीं मिलता, होटल पहले से फुल हो जाता है, जगह मिलता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। होटल जो है वो लिमिटेड है, जगह जो है वो लिमिटेड है, मगर उसे खरीदने वाले लोग कहीं ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसका रेट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिलता। इसी तरह से कोई ऐसा दिन जिस समय में कोई छुट्टी ना हो, जिस समय में सबका स्कूल कॉलेजेस खुला हो, सब कुछ एग्जाम चल रहे हो, उस वक्त में आपको होटल अगर आप बुक कीजिएगा या कहीं घूमने की जगह पर जाइएगा, तो वहां पर आपको कम भीड़ मिलेगी, लोग भी कम मिलेंगे, क्योंकि वहां पे डिमांड उस समय में कम होगा। यही डिमांड और सप्लाई है, जितना डिमांड होगा उतना ही ज्यादा रेट इंक्रीज होता जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जो फिएट करेंसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, तो कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही होता है, तभी वो उसे बंद भी कर पाती है और चालू भी कर पाती है। मगर क्रिप्टो करेंसी, ये इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, इसे रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेट डेवलपर और माइनर के द्वारा। डेवलपर वो लोग होते हैं जो उसके डेवलपमेंट पर काम करते हैं, माइनर वो लोग होते हैं जो उसे खरीद या ट्रेड करते हैं। फिएट करेंसी लिमिटेड अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है और जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। जिस समय में वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होती है, उसी वक्त पता होता है कि कितनी क्रिप्टो करेंसी इसमें डिप्लॉयड होने वाली है। आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी करेंसी को अगर आपको जानना है, पहचानना है, समझने की कोशिश करनी है, तो वो कहाँ से हो पाएगा। जिस तरह से आप गूगल से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और गूगल आपका सटीक जवाब देता है, वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गूगल उस पर महारत हासिल किया हुआ है। अगर आपको कॉइन्स के मामले में महारत हासिल करनी है, तो आपको ये 4 महारथी से पूछना पड़ेगा। सबसे पहला है कॉइन मार्केट कैप, दूसरा है कॉइन जीको, तीसरा है कॉइन पैप्रिका एंड लास्ट वन इज कॉइन कोडेक्स। ये 4 महारथी आपको बताएंगे कि कौन से कॉइन्स कब डिप्लॉयड हुई थी, किसका कैसा ब्लॉकचेन है, कौन सी कॉइन्स की कितनी सप्लाई है और वो कैसे कैसे काम करती है, उसका मार्केट कैपिटल कैसा है। और ये चारों के सर्च रिपोर्ट से हमने एक कॉइन्स को ढूंढ के निकाला है, जिस कॉइन का नाम है रूबी एसेट्स। जी हाँ, नाम है रूबी एसेट्स। ये 9 रत्नों में से एक है रूबी, और इसका जो टैग लाइन है उसमें लिखा है फॉर्चून फॉर एवर, जिसका मतलब होता है सौभाग्य सदा के लिए। सौभाग्य सदा के लिए क्यों लिखा है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको भी यकीन हो जाएगा, जी हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है। ये हैं हमारे सीईओ सर, जिनका नाम है श्री समीर केसरी। आज तक इन्होंने बहुत सारे अंधेरे घरों में उजाला भरा है और बहुत सारे जिंदगी में खुशियां लाई है। इनके लिए क्लैपिंग, ताली, दिल जो आप देना चाहें दे सकते हैं। मगर यकीन मानिए, ये इतने अच्छे हैं कि आपका जो जो भी आप दीजिएगा वो इनके लिए थोड़ा सा कम ही रह जाएगा। मेरे तरफ से दिल इनका मेरा इतना बड़ा है इनके लिए कि शायद यहाँ पे स्क्रीन पे वो दिल अवेलेबल ना हो। आइए समझते हैं कि रूबी एसेट्स है क्या और इस कैसे कैसे शुरुआत हुई थी। रूबी करेंसी जो है वो ERC-20 और TRC-20 मतलब इथेरियम और ट्रोन के ब्लॉकचेन पर काम करती है। ये बहुत ही यूनिक तरह के रेफरल प्रोग्राम है, जिसे होल्ड भी किया जा सकता है, सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। जिस तरह से बिटकॉइन या और भी कोई फेमस ब्लॉक क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में काम करती है, उसी तरह से RBC यानी रूबी करेंसी भी काम करती है। मगर इसका साथ ही साथ एक यूनिक रेफरल होल्डिंग प्रोग्राम है, जहां पर आप कॉइन्स को होल्ड करके बढ़ा भी सकते हैं और किसी को रेफर करके कॉइन्स अर्न भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। फिलहाल आप ये देखिए, जो रूबी कॉइन्स है वो सिर्फ आपके भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में रूबी कॉइन्स अभी खरीद और बिक्री की जा रही है और इसका पूरी दुनिया में ही बोलबाला चल रहा है। आइए समझते हैं कि रूबी कॉइन्स का शुरुआत कैसे हुआ था। रूबी कॉइन्स, जिसे हम रूबी एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसका सिंबॉलिक नेम है RBC। ये 29 दिसंबर 2020 को डिप्लॉयड की गई थी ब्लॉकचेन पर। उस समय में समय था 11:59 और 19 मोनो सेकेंड्स। जिस तरह से जब कोई शेयर्स बाहर आती है, उसका एक IPO पीरियड होता है, जिसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। उसी तरह से जब कोई कॉइन बनती है और वो बाहर आती है, उसका एक ICO पीरियड होता है, जिसे हम इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं। ये 45 डेज का टाइम था, जो 13 फरवरी 2021 को खत्म हुआ था। टोटल सप्लाई 30 करोड़ थी, जो एक 20 साल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाहर आई थी।
मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी में टोटल सप्लाई 30 करोड़ थी, मतलब टोटल कॉइन जो ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड हुई थी वो 30 करोड़ थी। इसमें से 4 करोड़ कॉइन आईसीओ पीरियड में बाहर आ गई थी। इसका मतलब अब बचे 26 करोड़ कॉइन्स। ये जो 26 करोड़ कॉइन्स है, इसका आखिरकार हुआ क्या वो समझने की कोशिश कीजिए। 26 करोड़ कॉइन को 20 सालों के लिए अलग अलग बॉक्स में बना दिया गया। मतलब एक बॉक्स में अगर हम लोग 20 बॉक्स में 26 करोड़ कॉइन को बराबर बराबर भाग में डालेंगे तो एक बॉक्स के हिस्से में 1 करोड़ 30 लाख कॉइन्स आएंगे। 2021 के लिए एक बॉक्स, साल 2022 के लिए एक बॉक्स, साल 2023 के लिए एक बॉक्स, इसी तरह से 2040 तक के लिए एक बॉक्स, और हर एक बॉक्स में रख दिया गया 1.3 करोड़ कॉइन। जिस वक्त 4 करोड़ कॉइन आईसीओ पीरियड में बाहर आए थे, उस वक्त कुछ कॉइन ऑटोमेटिकली बर्न हो गए थे, और अब हमारी कुल सप्लाई जो है कॉइन्स की वो है 5 करोड़ 8,22,356। आइए थोड़ा सा डिटेल्स में और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2021 से लेके 2040 तक जो बॉक्स बने थे जिसमें 1.3 करोड़ कॉइन रखा गया था, उसका होता क्या है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बॉक्स है जिसमें लिखा है 1.3 करोड़ कॉइन। ये 1.3 करोड़ कॉइन मतलब 1 करोड़ 30 लाख कॉइन, ये बाहर आता है हर साल। साल कब? जिस समय में रूबी कॉइन्स का बर्थडे होता है, मतलब 29 दिसंबर को, ठीक 11:59 और 19 मोनो सेकेंड्स पर। जैसे ये कॉइन बाहर आता है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है 65 लाख जो डेवलपर क्लब में यूज होता है, और दूसरा होता है 65 लाख जो एयर ड्रॉप्स टू माइनर्स को मिलता है। डेवलपर्स क्लब जैसा नाम समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट में यूज होगा। एयर ड्रॉप्स टू माइनर मतलब हम और आप जैसे लोग। आइए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। मैंने आपको बताया 65 लाख यूज होते हैं डेवलपर्स क्लब की तरफ। अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा तो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस भी लगेगा, प्रमोशंस भी होंगे, ट्रेनिंग्स भी होंगे, और बहुत सारे हमें घूमने के ऑफर्स मिलते हैं, होल्डिंग्स के ऑफर्स मिलते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाता है वो 65 लाख कॉइन से। और दूसरी तरफ जो 65 लाख है ये भी हमें ही मिलने वाली है। ये कैसे मिलती है वो समझिए। इसे हम लोग कहते हैं एयर ड्रॉप्स। एयर ड्रॉप्स क्या होती है उसे थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने कॉइन्स को परचेज किया है और उसे होल्ड किया है, वो होल्डिंग पर ठीक 29 दिसंबर 2020 को आपको उसी के सापेक्ष में ये 65 लाख कॉइन्स मिल जाते हैं। तो जिन्होंने भी जितना जितना कॉइन्स होल्ड किया होगा उसके सापेक्ष में ये 65 लाख कॉइन्स मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट का जो कॉइन्स था 65 लाख, वो भी हमारे ही डेवलपमेंट में यूज किया गया, और जो 65 लाख एयर ड्रॉप्स टू माइनर्स था वो हमें एज अ बोनस दे दिया गया। ये कब तक मिलेगा? 2020 से शुरुआत हुई थी, 2040 तक मिलता चला जाएगा, मतलब हर साल। अभी फिर से आने वाला है दिसंबर 29, जिसमें आपको वापस से एक और एयर ड्रॉप मिलने वाला है, मतलब कि 1 और 30 लाख कॉइन उस वक्त भी बाहर आएंगे। आपके पास जितना कॉइन्स होल्ड में होगा उसी के सापेक्ष में आपको कॉइन्स दिया जाएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन कही थी कि रूबी एसेट्स का एक टैगलाइन है जिसका नाम है फॉर्च्यून फॉरएवर, मतलब सौभाग्य सदा के लिए। अब आपको समझ में आया होगा कि आने वाले 20 सालों तक अगर आपको एयर ड्रॉप्स दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, तो वो क्या हुआ? यही है सौभाग्य सदा के लिए। अब जब भी आप रूबी एसेट्स का नाम लें तो फॉर्च्यून फॉरएवर कहना ना भूलें। हमारा फुली डाइल्यूटेड कैपिटल मार्केट एज पर द कॉइन मार्केट कैप है 72 करोड़ 95,40,891, वो भी डॉलर्स में। और हमारा कम्युनिटी का टारगेट था अक्टूबर 2022 में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, जो अचीव हो चुका था। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम लोग 6 लाख के नजदीक आ चुके हैं। दिसंबर 2022 का टारगेट है 10 लाख, जो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आइए डालते हैं इसके एसेट्स क्रिएशन पर एक नजर, मतलब कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। मैंने आपको बताया दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त इसके एक कॉइन की कीमत थी 80 पैसे, मतलब 1 रुपए से भी 20 पैसा कम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1 रुपए से भी 20 पैसा कम, मतलब मात्र 80 पैसे से इसकी शुरुआत हुई थी। अप्रैल 2021 में कुछ लोग और आए, परचेज किए, और इसकी रेट हो गई 5.12, मतलब 5 रुपए 12 पैसे। जून आते आते इसकी कीमत 15 रुपए 6 पैसे थी, और सितंबर आते आते इसकी कीमत तकरीबन 36 रुपए के आसपास थी। मैंने आपको बताया था डिमांड और सप्लाई, जितने लोग आते जाएंगे, जितना परचेज होता जाएगा, उतना ही रेट इसका बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ अगर आज हमारे पास 6 लाख की कम्युनिटी है तो आज का प्राइस आप गैस कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, 421 रुपए में ये आज रन कर रहा है। हमारे 6 लाख की कम्युनिटी के साथ 421 रुपए में आज रूबी एसेट्स रन कर रहा है। एक ताली, एक क्लैपिंग, एक डिजिटल दिल जरूर बनता है। जो लोग ने पहले से परचेज किया है वो आज बहुत खुश होंगे।
जिसको आज परचेज करना है वो थोड़े दुखी हो सकते हैं, मगर यकीन मानिए आज भी अगर आपने परचेज नहीं किया तो ज्यादा दुख आप कल मनाइएगा। इसीलिए आज आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि कम्युनिटी तो आगे जाकर के 10 लाख की होने वाली है, और अगर 6 लाख में ये रेट है तो 10 लाख में क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं इस प्रेजेंटेशन के लास्ट पार्ट में, जो कि है माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग मतलब कि आप किस तरह से इससे ज्यादा माइन कर सकते हैं या अर्न कर सकते हैं। ज्यादा रूबी कॉइंस को पाने के लिए हमने 4 भाग में से डिवाइड किया है। सबसे पहला है बाय एंड होल्ड, दूसरा है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, तीसरा है टीम डेवलपमेंट बोनस एंड लास्ट वन इज रॉयल्टी। एक एक करके इस पे डालते हैं नजर। सबसे पहला है होल्डिंग बोनस। होल्डिंग बोनस कैसे मिलता है वो समझिए। जैसे ही आप रूबी कॉइंस परचेज करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आता है। सबसे पहला 150 डेज मतलब 150 दिन के लिए उसे होल्ड कर दें। दूसरा है 300 दिन, उसके लिए उसे होल्ड कर दें। अगर आप 150 दिन के लिए होल्ड करते हैं तो आपका जो कॉइन्स जितना आपने परचेज किया है वो 25% से बढ़ जाता है। और अगर आपने 300 कॉइन्स परचेज किया हो, 300 दिन के लिए होल्ड किया होगा तो आपका कॉइन्स जो है वो 80% से बढ़ जाएगा। जी हाँ, 80% से। एक एग्जाम्पल समझिए, अगर आपने 100 कॉइन्स खरीदा है, उसे 300 दिन मतलब 10 महीने के लिए होल्ड लगाया है, तो आपका कॉइन 80% मतलब कि 80 कॉइन्स और बढ़ जाएंगे और आपका कुल कॉइन्स 100 से 180 हो जाएगा। जी हाँ, आइए हम लोग डालते हैं एक एग्जाम्पल पर एक नजर। अगर आपने ये एग्जाम्पल को समझ लिया तो हो सकता है कि रूबी कॉइन का साथ आप कभी ना छोड़ें। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए दो लोग लिए हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। दोनों के पास ही 20-20 हजार रुपए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ए जो है उसे आप ये समझ लीजिए कि वो बातों को मानता है, थोड़ा सा कम समझदार है। बी जो है बहुत ज्यादा समझदार है, बातों को नहीं सुनता, अपना दिमाग ज्यादा लगाता है। हमने ए को सजेस्ट किया था दुर्गा पूजा से पहले कि हमने इन्वेस्ट किया है रूबी एसेट्स में, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी परचेज कर दीजिए। उस वक्त उसका रेट था 200 रुपए पर कॉइन का। अगर उसने 20,000 रुपए लगाए तो उसे मिले 100 कॉइन्स। 100 कॉइन्स के साथ उन्हें 20% बोनस मिले, और साथ ही साथ उन्होंने 300 दिन के लिए होल्ड लगाया तो उनका जो कॉइन्स था वो 80% से इंक्रीज हो गया। जैसे इंक्रीज हुआ तो उनके पास टोटल कॉइन्स अब हो गए 216। जब हम बी के पास गए, उनके पास भी 20,000 रुपए थे। जब हमने उन्हें बताया तो वो बोले नहीं नहीं, ए को लगाने दीजिए, अभी रुक जाइए, देख लेते हैं क्या होता है। भाई ए का तो दाम बढ़ रहा था, बी को धीरे धीरे समझ में आया, दुर्गा पूजा भी पार हो गया, दिवाली भी पार हो गया, छठ भी पार हो गया, और अब रेट हो गया था 400 रुपए। जब बी को थोड़ी जलन हुई तो उसने कहा कि भैया हमारा भी परचेस कर दीजिए। अगर 20,000 रुपए उसने भी लगाए तो 400 के हिसाब से उसे सिर्फ 50 कॉइन्स मिले, मतलब ए का आधा। 20% उसे भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ उसने सिर्फ 150 दिन के लिए होल्ड लगाया, मतलब 5 महीने के लिए, और उसका कॉइन सिर्फ 25% से इंक्रीज हो रहा है। कुल मिलाकर के उसे सिर्फ 75 कॉइन्स मिल रहे हैं। 300 दिन के बाद जो रूबी कॉइन्स का रेट होगा वो सपोज दैट अगर 5,000 रुपए होते हैं तो ए के पास अब टोटल एसेट्स बन जाते हैं 10,80,000 रुपए के। और बी जिसे जल्दी पैसे चाहिए वो 150 ही दिन का होल्ड लगाया था, उस वक्त रेट अगर 1,000 रुपए होगा तो 75 कॉइन के हिसाब से उन्हें सिर्फ मिले 75,000 रुपए। भाई बी ने 20,000 रुपए लगाए थे, मिल रहे 75,000 रुपए। भाई प्रॉफिट तो बहुत है, मगर ये प्रॉफिट रूबी एसेट्स के हिसाब से कम है। रूबी एसेट्स में आएंगे तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही। आपका प्रॉफिट हो रहा है 275%। लेकिन ए जो कम समझदार था और बातों को मानता था, जिसे विश्वास भी था, उसने हमारा विश्वास किया, और आज वो 5300% मतलब 5300 प्रॉफिट के साथ जी रहा है। 5300%। उसने 20,000 रुपए लगाए थे और आज उसकी एसेट की वैल्यू है 10,80,000 रुपए। ये एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि कभी कभी किसी चीज पर विश्वास करना चाहिए, कभी कभी अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा नासमझ बनना चाहिए, और कभी कभी दूसरों पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है कि किसी और की किस्मत से आपकी किस्मत जुड़ी हो। हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कॉइन्स पसंद है, आपने परचेज किया, जैसे ही परचेज किया तो आप और लोगों को भी बताएंगे, जिससे आप लोगों को बताते हैं, और अगर आप किसी को परचेज करवाते हैं तो आपको उनकी होल्डिंग का 5% मिलता है। इसे हम लोग डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कहते हैं। मतलब अगर आपने किसी को परचेज कराए 100 कॉइन्स तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 5% मतलब 5 कॉइन्स। और अगर धीरे धीरे आपने अपनी टीम को डेवलप किया तो आपको मिलता है कुछ टीम डेवलपमेंट बोनस। ये क्या होता है उसे समझिए। एक के नीचे दो, एक के नीचे दो, लेफ्ट राइट, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं 2x2 मैट्रिक्स। ये लेफ्ट और राइट दोनों ही टीम पर काम करता है। ये एक ऑटो फिलिंग सिस्टम है, जिस ये अपने आप ही आपके नीचे एक सिस्टम बना देता है और एक टीम सजा देता है। हर एक टीम के लिए आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जिस तरह से आपका लेवल 2 1 2 3 पर आता है, आपको 3% का सबसे बोनस मिलता है।
आपका लेवल जब 4, 5, 6 तक पहुंचता है तो जो आपकी टीम होगी उनकी होल्डिंग का 2% आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। जैसे ही आपका लेवल 7 to 12 तक पहुंचता है आपको 1.5% बोनस मिलते हैं और 13th लेवल पर आपको मिलता है 1% बोनस। ये एक रेकरिंग अर्निंग बोनस है। इसका मतलब ये है कि आपकी टीम में जब जब भी कॉइन्स परचेज होकर के होल्ड होगा उतनी उतनी बार आपको ये परसेंटेज ऑफ बोनस मिलता रहेगा। और जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है वो बिल्कुल अलग है। आप लाखों डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग अपने खुद के नीचे कर सकते हैं, हर एक स्पॉन्सरिंग का 5% भी ले सकते हैं और साथ ही साथ टीम डेवलपमेंट के साथ में आप अप टू 25% का बोनस भी ले सकते हैं। 13th लेवल तक आते आते आपकी टोटल टीम साइज जो है वो 8192 की हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हुआ कहानी खत्म। जी नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है। ये तो अभी शुरुआत है। जिस तरह से आप कदम कदम बढ़ाते हैं, लेफ्ट राइट करके आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका एक टीम डेवलप होता जाता है और टीम जैसे डेवलप होता है तो आपको हर एक टीम डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ पड़ाव होते हैं। जैसे ही आप पहला पड़ाव पार करते हैं तो आपकी टीम साइज होनी चाहिए वहां पर 1022 की। जैसे ही आप पहला पड़ाव पार करते हैं आप कहलाते हैं सिल्वर अचीवर। ये है पहला क्लब, सिल्वर क्लब। और यहाँ पर आपको चाहिए 1022 की टीम साइज, मतलब 1022 की। एक क्राइटेरिया है जो है 70:30 का, मतलब आपके जो लेफ्ट और राइट साइड है उसमें 70:30 का रेशियो फॉलो होना चाहिए। एक एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास 1000 आदमी है, अगर एक तरफ 700 आदमी काम कर रहे हैं तो दूसरे तरफ कम से कम भी 300 आदमी का काम करना अनिवार्य है। जैसे ही ऐसा होता है आपको मिलता है 2% सिल्वर रॉयल्टी मंथली बोनस। मतलब आपकी जो टीम साइज है 1022 की, उन्होंने जितना भी कॉइन्स परचेज करके होल्ड किया होगा उसका 2% कॉइन्स आपको दे दिया जाएगा, ये भी मंथली। जब आप सिल्वर बोनस अचीव करते हैं तो नेक्स्ट बोनस आता है गोल्ड क्लब। सिल्वर अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मगर गोल्ड क्लब अचीव करना सिल्वर क्लब के बाद काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जितने लोग भी यहाँ पर गोल्ड क्लब के अभी मालिक होंगे या उसके ऊपर के मालिक होंगे वो आपको ये बता सकते होंगे कि सिल्वर अचीव करने में उन्हें बहुत सारा समय लगा था लेकिन सिल्वर के बाद गोल्ड पाने में वो बहुत ही जल्दी पा गए। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पहले तो आप खुद अकेले काम कर रहे थे मगर अब आपके क्लब में 1000 से ज्यादा लोग थे, वो सभी मिलकर के काम कर रहे थे तो टारगेट जल्दी जल्दी अचीव होता चला गया। गोल्ड क्लब के लिए आपको चाहिए 2046 की टीम साइज। 2046 की टीम साइज क्राइटेरिया अभी भी वही रहेगा 70:30 का और आप कहलाएंगे गोल्ड अचीवर। यहाँ पर आपको मिलता है 1.5% गोल्ड रॉयल्टी मंथली बोनस, वो भी आपके टीम साइज का। मतलब 2046 आदमी ने जितना कॉइन्स होल्ड किया होगा मंथ में उतना का 1.5% आपको मंथली बोनस दे दिया जाएगा। एक पड़ाव और आगे बढ़िए और आप पहुंच जाएंगे प्लेटिनम क्लब में। प्लेटिनम क्लब के लिए आपको चाहिए 4096 की टीम साइज। रेशियो अभी भी वही रहेगा 70:30 का। यहाँ पर आप कर लेंगे प्लेटिनम अचीवर और आपको मिलेगा आपके टीम साइज की होल्डिंग का 1.5%। और जैसे ये अचीव होगा तो चमचमाता हुआ डायमंड क्लब भी अचीव हो ही जाएगा। डायमंड क्लब के लिए आपको चाहिए 8190, मतलब 8190 की टीम साइज। 70:30 का रेशियो यहाँ पे भी फॉलो होगा। आप कहलाएंगे डायमंड अचीवर और आपको दिया जाएगा 1% सिल्वर डायमंड रॉयल्टी बोनस आपकी टीम साइज की होल्डिंग का। और आप यहाँ पर आमंत्रित होंगे इंटरनेशनल डायमंड क्लब ट्रेनिंग पर। तो चलिए ये हुई कहानी समाप्त। जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो क्लाइमेक्स है और क्लाइमेक्स हमेशा ही बहुत ज्यादा रोमांचक होता है। यहाँ पे भी जो क्लाइमेक्स है ये काफी रोमांचक है जिसके लिए हर एक आरबीसीएन काम कर रहा है, जिसका नाम है डेवलपर क्लब। जी हाँ, यकीन मानिए हर एक आरबीसीएन का सपना है, सपना डेवलपर क्लब में शामिल होने का। यकीन नहीं आता तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, वो भी इसी के लिए काम कर रहे होंगे। यहाँ पर होता क्या है वो समझिए। जैसे ही आपकी टीम साइज होती है 16,350 के पार आप पहुंच जाते हैं डेवलपर क्लब में और आपको मिलता है 2% बोनस। ये जो बोनस है ये आपको आपकी टीम साइज का नहीं मिल रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2% आपको आपकी टीम साइज का नहीं मिल रहा। तो ये किसका मिल रहा है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। पूरी दुनिया में उस मंथ में जितना भी कॉइन्स परचेज होकर के होल्ड होगा उसका 2% आपको दिया जाएगा डेवलपर क्लब बोनस के रूप में। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि शायद आप कैलकुलेशन करते रह जाएं और आप अगले महीने में अगली बार फिर से डेवलपर क्लब बोनस का मजा उठाएंगे। तो ये सपना जो है ये काफी जन का पूरा हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो इस सपने की होड़ में लगे हैं और इसी सपने को साकार सबसे पहले किया था हमारे रूबी एडवाइजर, मतलब कि हमारे रूबी मैन ने, जिनका नाम है मिस्टर मनीष श्रीवास्तव। जी हाँ, मनीष श्रीवास्तव सर वो पहले आदमी थे जिन्होंने डेवलपर क्लब में कदम रखा था
और आपके सामने ये कुछ लेकर के आए, कुछ इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन के साथ अगले डेवलपर क्लब में शामिल हो जाएं। इनका कहना है सबसे पहला, जूम मीटिंग में संजीदा होकर शामिल हों। कम से कम एक नए प्रोस्पेक्ट को जूम मीटिंग में अवश्य शामिल करें। प्रत्येक मीटिंग में अपनी टीम के सदस्यों का अवलोकन करें। अपने कार्य करने की संयंत्र जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, कार, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। अधिक से अधिक डाइट स्पॉन्सरिंग करें। इन्होंने 600 से भी ज्यादा डाइट स्पॉन्सरिंग की है और इनका कहना है कि आप अपना धन और समय दोनों ही बौद्धिक विकास पर खर्च करें। तो थैंक यू मनीष सर, आपने इतनी अच्छी रूबी एडवाइस दी है, उसके लिए एक क्लैपिंग तो जरूर बनती है और हम लोग भी आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट डेवलपर क्लब में जरूर शामिल होंगे। तो आइए अब प्रश्न उठता है कि आप रूबी कॉइन्स को कहां से खरीद और परचेज कर सकते हैं। इसे ट्रेड करने के लिए या सेल परचेज करने के लिए हमारे पास INR का एक एक्सचेंज है जिसे कहते हैं सिटीज कॉल एक्सचेंज। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इसे USDT में परचेज करना है, मतलब डॉलर्स में परचेज करना है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है www.ccxtech.com और हमारा एक होल्डिंग पैनल है www.rbcy.io। ये होल्डिंग पैनल जैसे आप परचेज करते हैं आपको ये काम आना शुरू हो जाता है। यहीं से आप अपना ID खोल सकते हैं और यहीं पर आप अपने कॉइन्स को होल्ड लगाकर ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग पैनल से कमा सकते हैं। तो चलिए आप घूमिए दुनिया और अगर आप हमें पिक्चर्स भेजते हैं रूबी एसेट्स के साथ तो हम आपके पिक्चर्स को यूज करते हैं हमारे ब्लॉग में। आपको करना क्या है, रूबी एसेट्स से जब भी आप घूमने जाएं रूबी एसेट्स का नाम लगाएं और उसमें एक हैशटैग लगाएं, हैशटैग ज़ूमबाबा या हैशटैग रूबी एसेट्स, और कुछ चुनिंदा फोटोज को ब्लॉग्स में शामिल किया जाएगा rbcyblog.com में। अब तक हमने बात की कि रूबी करेंसी की क्या क्या एडवांटेजेस है। चलिए फिर से एक बार की नजर डालते हैं इसके एडवांटेजेस पर। सबसे पहला तो ये कि आपने आज टेक्नोलॉजी सीखा, टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का, टेक्नोलॉजी मोबाइल अपग्रेडेशन का, टेक्नोलॉजी जूम मीटिंग का। इससे पहले हो सकता है आपने ब्लॉकचेन को नहीं जाना होगा मगर आज आप ब्लॉकचेन से वाकिफ हैं। इसी तरह से जैसे ही रूबी क्विज में आप आते हैं आप टेक्नोलॉजी के प्रति थोड़ा सा और सतर्क हो जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, बोनस एयर ड्रॉप जो मिलेगी 2040 तक, मतलब आने वाले 20 सालों तक, सौभाग्य सदा के लिए। ये भी हमारे रूबी करेंसी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा कि यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको कोई मिनिमम पैकेज नहीं देनी, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना से आप शुरुआत कर सकते हैं। चौथा, ये एक यूनिक ऑटो फिलिंग सिस्टम है। मैंने आपको बताया था 2x2 मैट्रिक्स पर काम करने वाला ये ऑटो फिलिंग सिस्टम है जो अपने आप ही आपके टीम को नीचे सेट कर देता है। पांचवा, आपका जो मनी है वो एक इन्वेस्टमेंट है, आपका एक एक पैसा एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज होता है। इसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के अपनी जिंदगी की कमाई समझ लीजिए, इसीलिए इसका नाम रूबी करेंसी की जगह रूबी एसेट्स भी कहा जाता है। छठा, ये प्रोग्रेसिव वैल्यूएशन प्रोग्राम है। प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा आगे बढ़ने वाला, वैल्यू आपका भी वैल्यू और आपके कॉइन्स का भी वैल्यू। जिस तरह से आपके कॉइन्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा उसी तरह से इंसान का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा और ये प्रोग्रेसिव वैल्यूएशन पर काम करता है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, एक ड्रीम डेस्टिनेशन हमारे सर ने हमें दिया है, वो है स्विट्जरलैंड का ट्रिप। ये स्विट्जरलैंड का ट्रिप जो शायद आपने अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, बेसिकली यशराज के फिल्मों में। अगर किसी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी है तो वो जरूर जानते होंगे कि स्विट्जरलैंड कैसा दिखता है। हो सकता है कि आपको स्विट्जरलैंड से प्यार हो जाए। ये ड्रीम डेस्टिनेशन में जाने के लिए आपको करना क्या है, 5 नवंबर 2022 ये प्रोग्राम शुरू हुई थी और 25 दिसंबर 2022 तक ये प्रोग्राम चलेगी। इसके लिए आपको कुल 2,50,000 की बिजनेस चाहिए। आप ये बिजनेस खुद से भी कर सकते हैं या अपने टीममेट से भी कर सकते हैं और जैसे ही आप ये पड़ाव को पार करते हैं आप पहुंच जाते हैं स्विट्जरलैंड के चोर पर। तो चलिए, बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिन्होंने स्विट्जरलैंड का टूर अब तक अचीव कर भी लिया होगा और बहुत सारे लोग होंगे जो इस लाइन में लगे होंगे कि मेरा अचीव पहले हो जाए। हमारे सर ने पहले ही कहा है सीट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो सबको, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे बीच हैं, हमारे 851 लोगों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा ताकि वो अपने टूर को अचीव कर सके। कुछ चुनिंदा लोग यहाँ से जा रहे हैं स्विट्जरलैंड और जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर सर्व होता है, मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो 25 दिसंबर का इंतजार ना करें, हो सकता है कि 25 दिसंबर का इंतजार अगर करें तो क्रिसमस आपको इंडिया में ही मनाना पड़े। नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। किसी भी अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस करते हैं तो उससे ज्यादा महंगा कुछ नहीं हो सकता। आपने एक एग्जांपल देखा था ए और बी का। ए ने सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर लिया, मतलब पा लिया, और बी ने सब अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया। जैसे ही वो छोड़ा उसके लिए काफी महंगा साबित हुआ और ए ने तो बाजी मार ली। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है,
डिसीजन आपको पॉइंट्स के लिए लेना है, डिसीजन आपको अपने भविष्य के लिए लेना है, आपको अपना भविष्य संवारना है, तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस या नो कुछ भी ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, कहानी एक विश्वास की कहानी, विश्वास से थोड़ी सी आगे। अगर आप इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा। दो बिल्डिंग थी, बहुत ही ऊंची ऊंची, और उस दोनों के बीच में एक रस्सी लगी हुई थी। उस रस्सी के ऊपर एक आदमी चल रहा था। शुरुआत में लोग उसे पागल कह रहे थे। वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा ऊंची रस्सी से पार हो रहा था, धीरे 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 कदम बढ़ा रहा था। और उसके कंधे पर बैठा हुआ था उसका बेटा, जो कि सिर्फ 4 साल का था। जी हाँ, दो बिल्डिंग पे रस्सी लगी थी, उस बिल्डिंग के ऊपर से वो आदमी पार हो रहा था, और उसके कंधे पर बैठा हुआ था उसका सिर्फ 4 साल का एक छोटा सा बच्चा। और लोग नीचे से हूट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। धीरे धीरे करके उसने एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग का जो फासला था वो तय कर लिया। जी हाँ, वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक चला गया, अपने बेटे को अपने कंधे पर लिए हुए। और जैसे ही ऐसा हुआ, लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, क्लैपिंग करने लगे, बहुत खुश हो गए, सबने बहुत सराहना की कि हाँ भाई साहब आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। उस बंदे ने पलटकर एक सवाल किया, क्या आपको यकीन है कि मैं इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे वापस से जा सकता हूँ? सबने कहा जी हाँ, पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। सब बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे। उस आदमी ने दूसरा सवाल किया, अगर आपको इतना यकीन है तो क्या आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जो मुझे अपना बच्चा कंधे पर बिठा दे और मैं यहाँ से पार करूं? तो पूरे लोग शांत हो गए, क्योंकि अपना बच्चा उसे कोई नहीं देना चाहता था, इतना रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था। विश्वास तो था, मगर किसी को उन पर पूर्ण विश्वास नहीं था। यही ये सच्चाई है। आज हम लोग विश्वास तो करते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं करते। किसी भी इंसान को अगर उस पर पूर्ण विश्वास होता तो वो अपना बच्चा भी उसे दे देता, उसे कंधे पर बैठाने के लिए। मगर उसने किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि विश्वास और पूर्ण विश्वास, इस दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी गहराई है। और जब आप इस गहराई को पार करते हैं तब आप पहुंच जाते हैं आत्मसमर्पण की तरफ। जब आप किसी चीज को अपना आत्मसमर्पण करते हैं तो वो आपके लिए आत्मसमर्पण करता है। मान लीजिए अगर आपने रूबी कॉइन्स के लिए आत्मसमर्पण किया, पूर्ण विश्वास किया, तो रूबी कॉइन्स भी आपके लिए आत्मसमर्पण करता है, पूर्ण विश्वास करता है। तो इसी सच्चाई के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ और इसी भरोसे के साथ मैं आपका डिसीजन चाहता हूँ रूबी कॉइन्स के प्रति। अगर आपको रूबी कॉइन्स के प्रति इतनी श्रद्धा है और इतनी ही विश्वास है, तभी अपना कदम रूबी कॉइन्स की तरफ बढ़ाइए। नहीं तो आप क्या, आप खुद को ही धोखा देंगे और अपने परिवार को भी धोखा देंगे। ऐसा ना कीजिए। अगर आपको रूबी कॉइन्स में सच में समझ में आता है, अगर आपको रूबी कॉइन्स में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो वापस से मैं आपको फिर से इनवाइट करता हूँ हमारे अगले जूम मीटिंग में, जहां पर मैं मनीष गोयल आपको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा कि रूबी कॉइन